नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज अंतरिक्ष की सैर पर चलते हैं। आपने सुना होगा कि अभी हाल में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ दिया, जिसको स्पेस की भाषा में डॉकिंग कहा जाता है। हम खुशकिस्मत हैं कि इस विषय पर हम पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन अजय लेले। वो जाने माने स्पेस और डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत सारी किताबों को उन्होंने ऑथर किया है और आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या उपलब्धि है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि ये जो डॉकिंग हमने अचीव की है वो क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे की गई। मेरे विचार से डॉकिंग भारत के पूरे स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे आगे आने वाले जो स्पेस प्रोग्राम्स है, जैसा हम चंद्रयान के ऊपर हमारा 4था मिशन भेजने वाले हैं, चंद्रयान 4 जिसे कहा जाता है, जो कि मैन्ड मिशन होगा। नहीं, मैन्ड मिशन नहीं होगा, वो रोबोटिक मिशन होगा। देन हम एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं। हमारा गगनयान प्रोग्राम ऑलरेडी कार्यरत है और मेरे विचार से नेक्स्ट ईयर हम ह्यूमन मिशन अंडरटेक कर लेंगे गगनयान प्रोग्राम के तरफ, जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे। तो भारतीय एस्ट्रोनॉट भी जाने वाला है मून। भारत मून पे नहीं, अभी अंतरिक्ष में जाने वाला है। मून पे हम 2040 में जाने वाले हैं। तो क्या आप कह रहे थे कि हम कोई भारतीय स्पेस स्टेशन भी बनने की योजना? हम भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। 2030 के करीब लगभग हम भारतीय स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। सो ये होता है कि आपका जो डॉकिंग मिशन होता है, वो डॉकिंग मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा भारतीय स्पेस स्टेशन बनेगा तो हमारे अंतरिक्ष जो जाएंगे, हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे, उनको वो स्पेस स्टेशन के अंदर जाना होगा। उसके लिए हमारा जो स्पेसक्राफ्ट होगा उसको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। जैसे ही जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं कि ISS उड़ रहा है, बिल्कुल, और कोई आकर के उसमें जुड़ जाता है, तो वो डॉकिंग की महारत हासिल की जा रही है। एग्जैक्टली। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जैसे आप एयरक्राफ्ट से नीचे उतरते हैं और आपका एरो ब्रिज लगता है, वो एरो ब्रिज भी एयरक्राफ्ट के साथ डॉक करता है। लेकिन वो एरो ब्रिज आपके एयरपोर्ट के ऊपर करीब 30-40 मीटर के ऊपर या 30-40 से भी ज़्यादा मीटर के ऊपर लगता है। लेकिन हमने जो डॉकिंग हासिल किया, हमारे 2 सैटेलाइट्स हैं, वो 470 किलोमीटर की दूरी पे हैं और वहाँ पे दोनों सैटेलाइट्स ने एक दूसरे को डॉक किया है। पृथ्वी से 470 किलोमीटर, जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, वहाँ पे ये 2 सैटेलाइट्स थे और डॉकिंग मिशन वहाँ पे हमने सक्सेसफुल किया है। और ये 2 सैटेलाइट हमने भेजे थे इसी काम के लिए, जिनको स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने ये 2 सैटेलाइट्स भेजे थे। लेकिन अगर आपने इसरो का पूरा प्रोग्राम देखा तो इसरो हर प्रोग्राम में मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहता है, इसलिए 2 सैटेलाइट की तरफ भी काम कर सकते हैं। एक सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, दूसरा सैटेलाइट आपका साइंटिफिक सैटेलाइट है। तो उसमें काफ़ी सारे सेंसर्स है, वो सैटेलाइट का भी काम करेंगे और साथ में हमने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी सफलतापूर्वक किया है। ये इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि चीन ने भी हमको बधाई दी। बिल्कुल। अगर हम पूरा इंटरनेशनली देखें तो हम 4था कंट्री है पूरी दुनिया में कि जिन्होंने ये डॉकिंग सक्सेसफुली किया है। बाकी 3 कौन है? बाकी 3 कंट्रीज, अमेरिका ने बहुत पहले 1966 में डॉकिंग किया था। 1967 में तब सोवियत यूनियन था, उन्होंने किया था। चाइना ने 2011 में किया है। हमने जो डॉकिंग किया उसको रोबोटिक डॉकिंग बोलते हैं। 2 सैटेलाइट्स एक दूसरे को मिल चुके थे, लेकिन आने वाले दिनों में हमें ह्यूमंस को डॉक करना होगा। उनके स्पेसक्राफ्ट से हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना होगा, जो भारतीय स्पेस स्टेशन होगा 2030 की दूरी पर। तो उस समय अगर हम देखेंगे तो ये पहला कदम है। हमें और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है और वो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम ये टेक्नोलॉजी को और मैच्योर करते जाएंगे। तो सर, शुरुआत तो हो चुकी है, इसका शुरुआत हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये मिशन का लाइफ टाइम 2 साल का है। सो ये खाली एक डॉकिंग नहीं है। जैसा इसरो ने कहा है कि अब वो सैटेलाइट्स को अनडॉक करेंगे। अनडॉक करने के बाद वो अराउंड 100 मीटर्स दूरी पे ले जाएंगे और बार बार डॉकिंग अनडॉकिंग के प्रोसेस को
और टेस्टिंग करेंगे। सो इससे इसरो की मैं प्रेस रिलीज देख रहा था, उन्होंने बताया कि उन दोनों सैटेलाइट्स को वो 3 मीटर नज़दीक लेके आए और दोनों सैटेलाइट 3 मीटर की दूरी पे, जैसे कि 2 कारें चल रही हो उस मुताबिक वो स्पेस में दोनों सैटेलाइट 3 मीटर दूरी पे चल रहे हैं। इसका अगर हम पूरा प्रोग्राम देखें, पूरा प्रोग्राम जैसा था, 30 सितंबर को हमने 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। उसके बाद जिसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, 470 किलोमीटर ऊंचाई पर हमने उसको प्रस्थापित किया। उसके बाद उसमें दूरी थी 20 किलोमीटर। सो धीरे धीरे अगर पिछले वाले 16 दिनों में हमने किया क्या, अगर आपने सैटेलाइट्स को 30 तारीख को लॉन्च किया है तो 16 दिनों में आपने क्या किया, तो वो सैटेलाइट्स को पास लेते आए। पहले वो 220 किलोमीटर पे थे, वहाँ से हम उनको 15 किलोमीटर पे लेके आ गए, फिर 5 किलोमीटर पे लेके आ गए, फिर 1.5 किलोमीटर पे लेके आ गए, फिर 225 मीटर पे लेके आ गए और फिर 3 मीटर पे लेके आ गए। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत प्रिसीजन की जरूरत। बिल्कुल। और 3 किलोमीटर को हम जब लेके आ गए, वो 12 जनवरी को लेके आए थे। तब सैटेलाइट्स के सेंसर्स होते हैं, दोनों सैटेलाइट्स के अपने अपने सेंसर्स थे, ऑप्टिकल सेंसर्स थे, उनके क्लैप्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। जी हाँ, वीडियो में दिखता है वो क्लैप्स भी अपने आप बंद हो जाते हैं। तो उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशंस लिए उस समय, बिकॉज उस लेवल पे अगर आप सैटेलाइट्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा वो एक ऑटोनोमस मोड में चलते हैं। जी हाँ। वो प्री प्रोग्राम्ड रहते हैं। सो उनके प्रोग्राम के अनुरूप उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस लिए और 3 मीटर के सैटेलाइट्स फिर दोबारा दूर चले गए। 3-4 दिन में उन्होंने वो ऑब्जर्वेशंस का अध्ययन किया और उसके बाद 16 तारीख को पूरा डॉकिंग किया। जब 3 मीटर की दूरी 0 मीटर्स हो गई, उसको हम डॉकिंग बोलते हैं। सर, सन 2000 से अगर आप इसरो की गतिविधियां देखें तो हम पाते हैं कि एक के बाद एक उपलब्धियां इसरो ने हासिल की हैं और अपना टाइमलाइन और फ्यूचर प्लान्स भी बताए हैं। हमारे दर्शकों के लिए आप बताएंगे कि 2000 के बाद इसरो की बड़े बड़े महत्वपूर्ण माइलस्टोन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने 2000 से पहले क्या किया। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, जो 1960 ऑनवर्ड्स चल रहा है, हमारा एक एजेंडा था कि स्पेस प्रोग्राम एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। सो इसके लिए आपको सैटेलाइट्स लगते हैं। भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आपको एग्रीकल्चर के लिए वेदर सिस्टम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। आपको वेदर ऑब्जर्वेशंस चाहिए, आपको वेदर फोरकास्ट चाहिए। तो हमने शुरुआत वेदर सैटेलाइट लॉन्चिंग से की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग से की, फिर हमने जिसको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बोलते हैं, क्योंकि भारत एक यूनिक भूभाग ऐसा है कि जहाँ पे हम पेनिनसुला भी हैं और आपके पास हिमालयाज़ भी है, नॉर्थ ईस्ट में आपके काफ़ी घने जंगल है, आपका राजस्थान में डेजर्ट है। सो इतना सारा विविधता है, जियोग्राफिकल चैलेंजेस है। सो आपको एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती थी। सो जब ये सब सैटेलाइट्स की उपलब्धियाँ थी, ये सैटेलाइट्स के जो यूजेस थे, जो हमने कंप्लीट कर दिए, तो 2000 के बाद हमने देखा कि अब हम और भी इम्पोर्टेंट मिशन ले सकते हैं। इसलिए हमने 2007 और 2008 में मून मिशन किया, जिसको हम चंद्रयान 1 बोलते हैं। देन 2013 और 2014 में, क्योंकि क्या होता है, आपको मार्स पे जाने के लिए, मंगल मिशन के लिए 9 महीने का अवधि लगता है। सो 2013 में हमने यान भेजा था, जो 2014 में मार्स की कक्षा में पहुंचा और उसने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस लिए। जब हमने मंगलयान भेजा था तो इसरो की बड़ी तारीफ हुई थी, इंटरप्लेनेटरी मोशन। बिल्कुल, जो हासिल किया उन्होंने। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री की जो मार्शियन ऑर्बिट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली चले गए थे। और ये भी कहते हैं कि वो सबसे सस्ता मिशन था। बिल्कुल। यहाँ तक कि कोई हॉलीवुड की पिक्चर उससे महंगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मार्स मिशन जो था, इसरो का अगर आप पूरा प्रोग्राम देखें तो इसरो कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करता। सो आपने एक रॉकेट लॉन्चर तैयार किया, सो वही रॉकेट लॉन्चर को वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं। सो आपका PSLV रॉकेट लॉन्चर था, वो PSLV को उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया कि आप मून मिशन कर सकते हैं, आप मार्स मिशन कर सकते हैं। सो हमारी जो तकनीक है उसके ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में काम करते हैं, उसको इनोवेशंस करते हैं, इसलिए हमारा कॉस्ट फैक्टर बहुत कम रहता है। इसी बीच हमने अपना सोलर मिशन भी लॉन्च किया। सोलर मिशन हमने हाल ही में लॉन्च किया है, जिसको आदित्य L1 बोलते हैं। जी हाँ। इससे पहले हमने 2015 के करीब एक एस्ट्रो सैटेलाइट भेजा था। आपने सुना होगा, हबल टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है। सो काफ़ी सारे हमें दूसरे ग्रहों के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत है, गैलेक्सीज के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत है, इसलिए हमने एक एस्ट्रोसैट भी भेजा है। तो इंडिया
अपना खुद का स्पेस डेटा इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम अगर हम देखेंगे तो हम सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं आजकल, हम साइंस में भी काम कर रहे हैं। सर एक चीज़ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, और अनफॉर्चुनेटली मीडिया को मैंने उसको बहुत तवज्जो नहीं दी, और वो थी कि हमने रीयूजेबल लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च की, पुष्पक। बिल्कुल, ये व्हीकल क्या है ना कि हमें आगे वाले दिनों में जब अपना स्पेस स्टेशन जाना होगा तब आपके पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है कि कई साल पहले अमेरिका जो ऑप्शंस करता था कि आप एक सैटेलाइट, आपको अगर स्पेस स्टेशन जाना है, ह्यूमंस को भेजना है, तो आप पहले उसको लॉन्च कीजिए एज अ एयरक्राफ्ट। स्पेस में जाने के बाद वो स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा और फिर वो वहाँ जाके आपके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में उतार देगा और वापस आके एयरक्राफ्ट के जैसे ही लैंड हो जाएगा। सो इसमें आप काफ़ी सारे सेविंग्स कर सकते हैं क्योंकि ये रीयूजेबल है। आपने आज उसके एक मिशन पे भेजा, वो एयरक्राफ्ट जैसा वापस आ गया, आपने जो चेंजेस करने थे वो दोबारा कर दिए, दोबारा चला गया। अदरवाइज आजकल जो एयरक्राफ्ट यूज हो रहा है, स्पेसक्राफ्ट यूज़ हो रहा है, वो एक वन मिशन वाला होता है। बेसिकली वो सोवियत का सोयूज मॉडल है कि आप किसी को अंतरिक्ष में भेज सकते हो, वापस ले आ सकते हो, उसके बाद उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। सो इसरो काफ़ी सारे, मैं ये कहूँगा, प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है। आज भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पे काम हो रहा है। आपके साइंटिफिक मिशंस जा रहे हैं, आपका स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आजकल हमने काफ़ी सारे स्पेस इंडस्ट्रीज़ को भी एनकरेज करना शुरू कर दिया है। सो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आने वाले दिनों में खाली इसरो का स्पेस प्रोग्राम नहीं होगा। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स पर्टिकुलरली हैदराबाद और बेंगलोर एरिया में बन रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, ये डॉकिंग मिशन था, उसमें भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी का बहुत भारी मात्रा में योगदान था। इस सारे स्पेस प्रोग्राम का स्पिन ऑफ क्या है, मिलिट्री स्पिन ऑफ या सिविलियन? मिलिट्री स्पिन ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो आपका कोई भी सैटेलाइट होता है जिसको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोल सकते हैं या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोल सकते हैं, वो आपकी अर्थ की तरफ देखता है, लेकिन अर्थ की तरफ से वो डेटा क्या ले रहा है। अगर वो मिलिट्री वाला डेटा लेता है तो हम उसको मिलिट्री सैटेलाइट बोल सकते हैं। अगर वो डेटा खाली आपको जो सिविलियन रिक्वायरमेंट है उसके लिए ले रहा है तो उसको सिविलियन सैटेलाइट बोल सकते हैं। सो कोई भी सैटेलाइट जो होता है जिसको हम ड्यूल यूज सैटेलाइट बोल सकते हैं, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको मिलिट्री के लिए एक्सक्लूसिवली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसरो ने 2013 में इंडियन नेवी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था रुक्मिणी। वो नेवी का कम्युनिकेशन के रिक्वायरमेंट्स कैटर करता है। 2 साल पहले इसरो ने एक सैटेलाइट इंडियन एयरफोर्स के लिए भी लॉन्च किया है जो इंडियन एयरफोर्स के एक्सक्लूसिवली कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड्स कैटर करता है। आने वाले दिनों में इसरो एक सैटेलाइट इंडियन आर्मी के लिए भी लॉन्च करने वाली है, और उसके बाद हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक BSF, CRPF, उनके लिए भी एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। सो हम मिलिट्री की दिशा में भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए। एक और माइलस्टोन हमने हासिल किया है, एंटी सैटेलाइट वेपन। एंटी सैटेलाइट वेपन का हमने 2019 में परीक्षण किया था, जिसको मिशन शक्ति बोलते हैं। हमने पहले हमारा एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था और उसी सैटेलाइट को हमने अर्थ से एक मिसाइल भेजा और वो सैटेलाइट को नष्ट किया। बेसिकली हमने जो सैटेलाइट को नष्ट किया वो 2070 किलोमीटर ऊंचाई पर था। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि एंटी सैटेलाइट मिशन चाइना ने भी किया था 2007 में, लेकिन उन्होंने अपना सैटेलाइट को नष्ट किया था 850 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ पे एग्जैक्टली अल्टीट्यूड ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट को नष्ट करने के बाद स्पेस डेब्रीज बनती है, और वो स्पेस डेब्रीज किसी भी सैटेलाइट के लिए घातक हो सकती है, नुकसानदायी हो सकती है। तो चाइना ने जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट किए थे, उसके जो पूरे सैटेलाइट की डेब्रीज बनी है वो अभी भी वहाँ पे है। लेकिन अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर के नीचे एंटी सैटेलाइट टेस्ट करते हो तो पूरा स्पेस डेब्रीज वापस आ जाता है, आकर्षण से नीचे बिल्कुल नीचे आ जाता है। अगर आपको याद होगा, कल्पना चावला का जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय उनका स्पेसक्राफ्ट भी अर्थ के कक्षा में एंटर कर रहा था। लेकिन क्या होता है कि आप जब अर्थ एटमॉस्फेयर एंटर करते हैं तो आपके टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। सो अगर आपका थर्मल कवच जो बोलते हैं
वो अगर अच्छा नहीं है तो आपका स्पेसक्राफ्ट टूट सकता है। वही हुआ था पहले। सो वही कल्पना चावला के साथ हुआ था। और हमने एंटी सैटेलाइट टेस्ट इसीलिए इस दूरी पे किया क्योंकि वो नीचे आएगा, वो पूरा जल के राख हो जाएगा। सो हमने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया, लेकिन हमने कोई डेब्रीज को पैदा नहीं किया। एक और चीज हमने की, डी ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट, इसरो ने भी उपलब्धि हासिल की। डी ऑर्बिटिंग के दो मायने हैं। एक तो आप ऑर्बिट को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जब स्पेस में किसी भी मिशन को भेजते हैं तो आपके सैटेलाइट्स के स्टेजेस होते हैं। जैसा मैं PSLV का एग्जांपल दे दूं तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 सैटेलाइट को डिलीवर करता है स्पेस में। उसके बाद जो स्टेज 4 है वो वहाँ पे डेब्री करके रहता है। तो इसरो ने हाल ही में ऐसे परीक्षण किए हैं जहाँ पे वो स्टेज 4 को भी नीचे ले आते हैं, और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है वो जल के राख हो जाता है। सो बेसिकली इसरो का अभी एजेंडा है कि आने वाले दिनों में जितने हम मिशन करें उससे स्पेस डेब्रीज ना पैदा हो जाए, बिकॉज जितनी ज़्यादा डेब्रीज करेंगे उतना पूरी विश्व को प्रॉब्लम आ जाएगा स्पेस डेब्रीज को हैंडल करने में। प्रेस विज्ञप्ति में मैंने ये भी पढ़ा कि वो अभी इन्हीं दोनों सैटेलाइट्स के बीच में कुछ एनर्जी ट्रांसफर का भी एक्सपेरिमेंट, इसका डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट होगा। क्योंकि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके दो सेपरेट सैटेलाइट्स थे। जी हाँ। 15 दिन वो सैटेलाइट्स ने एज अ सेपरेट सैटेलाइट वर्क किया था, लेकिन अब क्या हुआ है, जब दो सैटेलाइट्स एक दूसरे को मिले हैं तब वो एक यूनिट बन चुके हैं। जी हाँ। वो एक सैटेलाइट बन चुके हैं। सो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस अगर वो सैटेलाइट्स को ऑपरेट करना होगा, वो सैटेलाइट्स को ऑब्जर्वेशंस लेने होंगे, तो आपको एक एनर्जी की सुविधा की ज़रूरत है। बेसिकली आपको पावर सोर्स चाहिए। सो उसके लिए उन्होंने दोनों सैटेलाइट के जरिए से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, ये भी टेस्ट किया है। क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जो मिशंस है, पर्टिकुलरली चंद्रयान 4 मिशन, उस समय इसरो पूरा मिशन एक ही टाइम लॉन्च नहीं करेगा। वो मिशन 2 बार लॉन्च करेगा। पहले एक सैटेलाइट का पार्ट जाएगा, दूसरे मिशन में और एक पार्ट जाएगा, वो डॉक करेंगे। उससे में आपको एनर्जी ट्रांसफ़र की काफ़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके बाद वो यूनाइटेड मिशन मून की तरफ जाएगा। सो उस समय आपका ज़्यादा ज़रूरत होगा एनर्जी ट्रांसफ़र का। तो अभी आपने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं। इसरो बहुत किफ़ायतशाली से काम करता है, बड़ी प्लानिंग से काम करता है, और उनके पास एक पूरा प्लान या फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से वो अपने गंतव्य तक बढ़ें। बिल्कुल सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इस कठिन विषय पर इतनी सुगमता से समझाया। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।